अब हमारे पास लास्ट क्लास के अंदर हमने रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी के ऊपर बात कर ली थी। आज हमें बात करनी है रेंज के ऊपर, सही है, और कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर जो हमारे थर्मोमीटर्स के होते हैं। तो सेंसिटिविटी का जिक्र जब हमने कर लिया तो समझ लो एक तरह से हमने रेंज का भी जिक्र कर लिया। आप बोलेंगे ये किस तरह से? देखिए, सेंसिटिविटी का ताल्लुक रेंज के साथ उल्टा है। इस तरह से कि जब आप थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, थर्मोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब क्या था कि भाई, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आप एक लॉन्ग लेंथ के ऊपर टेम्परेचर चेंज शो कर रहे हैं कि भाई 22 से 23 जाने में आपने ज़्यादा लेंथ कवर की, तो नतीजा क्या होता है कि आपको थर्मोमीटर छोटा पड़ जाता है। तो अगर थर्मोमीटर की बॉडी साइज फिक्स्ड है, हम वो अज्यूम नहीं करेंगे हम उसे चेंज कर, थर्मोमीटर की बॉडी साइज फिक्स कर दी, तो अगर थर्मोमीटर की बॉडी साइजिंग फिक्स हुई भी है तो जब आप सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो आपकी रेंज गिर जाएगी। हर वो तरीका, हर वो मेथड जो सेंसिटिविटी बढ़ाने में इस्तेमाल हो रहा था, वो तमाम तरीके रेंज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। उन तमाम तरीकों से रेंज कम हो रही थी। जैसे कि मैंने बोला था, डिक्रीज द डायमीटर ऑफ द बोर ऑफ कैपिलरी ट्यूब। क्या सही कहता हूँ उसने कि भाई कैपिलरी ट्यूब पतला कर दे, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, लिक्विड ज्यादा ज्यादा राइज करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सेंसिटिविटी बढ़ गई, लेकिन रेंज में कॉम्प्रोमाइज है। अगर उतनी ही लेंथ का थर्मोमीटर आप बना रहे हैं जितना आपने पहले बनाया था, तो अब उसी लेंथ के अंदर आप कम टेम्परेचर शो कर सकें। जहां आप 22 से मिसाल के तौर पर 50 तक जा सकते थे, तो अब शायद 22 से आप मैक्सिमम 30-35 तक जा सको। तो रेंज का मामला थर्मोमीटर के सेंसिटिविटी के साथ लिंक्ड होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि रेंज है क्या, डिफाइन कैसे करोगे रेंज को, तो दो रास्ते हैं रेंज डिफाइन करने के। इट इज द मैक्सिमम and the minimum temperature that a thermometer can measure. ये रास्ता होता है जनरली रेंज डिफाइन करने का कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है जो थर्मोमीटर मेजर कर सकता है। उस चीज को आप रिस्पॉन्सिवनेस का जो है वो खैर नाम दे रहे हो, को रिस्पॉन्सिवनेस बोलो, सॉरी, रेंज का नाम दे रहे हो। फातिमा बेटा, मैं अभी जो आगे की बात समझाऊंगा ना, उसमें मेरी पिछली बात रिपीट होगी, अब उसमें समझ लेना। मैंने अभी रेंज और सेंसिटिविटी का लिंक किया था। तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर नोट किया जा सकता है वो रेंज कहलाती है। जैसे कि आपके जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं, Whether you can do against West हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है वैसे, उमर क्या कहते हो? जिसका माइक खुला था मुझे नाम तो पता है उसका, क्योंकि वो लिखा हुआ आ गया था। बहरहाल जिसको खुद इल्म है, जिसका माइक्रोफोन खुला है, वो आइंदा के लिए ख्याल करे थोड़ा सा। बड़े टैलेंटेड पड़े हैं यहाँ पे कराची के अंदर है। बहरहाल इनकी जो रेंज होती है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है, सही। और जो आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में 36 डिग्री से लेके ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है।
बाकी जो आप 101, 102, 103 टेम्परेचर बॉडी का मेजर कर रहे हो, दैट इज बेसिकली योर फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता टेम्परेचर। तो ये हमारी रेंजेस हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है सब्ट्रैक्शन के थ्रू। -10 से 110 का मतलब ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज है। 120 डिग्री का टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है थर्मोमीटर। मिनिमम -10, मैक्सिमम 110। जो डिफरेंस हो गया तो मिनिमम से मैक्सिमम का वो 120 का होगा। इसी तरह से क्लिनिकल की बात करें तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस है आपके पास, इसकी रेंज सिर्फ 6 डिग्री की। क्लिनिकल थर्मोमीटर अगर आप में से किसी को पढ़ना आता हो, जो पहले येलो वाले आते थे, उनका जो कैपिलरी ट्यूब होती थी वो इंतहाई बारीक होती थी, आप देख नहीं सकते उसको। थर्मोमीटर को आप जनरली उसके कैपिलरी ट्यूब में जो मरकरी वो नहीं देख सकते, उसको टिल्ट करना पड़ता था। येलो वाले थर्मोमीटर की बॉडी ऐसी बनी होती थी, जब उसे टिल्ट करते थे तो वो मैग्नीफाई हो जाता था, और मैग्नीफाई होके फिर आपको पता चलता था अच्छा मरकरी कहाँ तक भरा हुआ। उसकी बॉडी डिज़ाइन ही इस मकसद के लिए की गई। तो बहरहाल ये हमारे पास दो थर्मोमीटर्स हैं और उनकी दो रेंजेस हमने दी। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि सर मुझे सेंसिटिविटी इंक्रीज रेंज इंक्रीज करनी है, मैं बोलूँगा भाई अगर आपको रेंज इंक्रीज करनी है, आप हर वो काम करें जिससे सेंसिटिविटी गिरेगी। क्योंकि जब आप सेंसिटिविटी बढ़ा रहे थे तो आप रेंज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी थी, फातिमा मैंने ये वाली बात समझाई थी उसको, कि जब हम सेंसिटिविटी बढ़ा रहे होते थे हम रेंज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते थे। कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई डिक्रीज द डाया ऑफ द बोर ऑफ कैपिलरी ट्यूब, उससे सेंसिटिविटी बढ़ती थी, लेकिन उसी थर्मोमीटर के अंदर अब मैं कम टेम्परेचर मार्क कर सकता हूँ, 22 से 30 पे जा सकता हूँ बस। तो अगर क्या मुझे बोलता है कि भाई काशन साहब आपने रेंज बढ़ानी है, सेंसिटिविटी को छोड़ें आप, मुझे रेंज चाहिए, मुझे ज़्यादा छोटे लो टेम्परेचर्स के ऊपर मसला नहीं है, 0.1 1 मुझे नहीं चाहिए, मुझे रेंज ज़्यादा चाहिए, मुझे 200 डिग्री मार्क करके चाहिए थर्मोमीटर। तो फिर मैं सेंसिटिविटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर बढ़ा दूंगा ताकि लिक्विड थोड़ा थोड़ा राइज करे। So if I increase the dia of the bore of capillary tube, the liquid will rise less. बेटा आपका बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, आपका बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होता है। सही है। नाइन्टी 98 या 97 होता है मेरा ख्याल से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एवरेज, 97 पॉइंट कुछ करके, या एग्जैक्टली याद नहीं है फ़ारेनहाइट के अंदर। डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तो खैर 36 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला रास्ता क्या है भाई, increase the diameter of bore of capillary tube। so क्या होगा, increasing area will cause liquid to rise less। क्योंकि आपको पता था चेंज इन वॉल्यूम जो है वो एरिया इनटू चेंज इन लेंथ के बराबर है। आप जब एरिया बढ़ा देंगे तो लेंथ में चेंज आपके पास कम आएगा। स्नैपशॉट लेना है तो उसका स्नैपशॉट ले लो, अगर किसी को लेना है तो पीडीएफ शेयर हो गई हो। बिल्कुल ज़रा शायद रेंज की डेफिनेशन लिखी है ना, दिस द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर दैट अ थर्मोमीटर कैन मेजर। सबसे छोटा और सबसे बड़ा टेम्परेचर जो आपका थर्मोमीटर मेजर कर सकता है वो उसकी रेंज बताता है। ये आखिरी चैप्टर है मुसम्मत थर्मल का, नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। दूसरा हमारे पास था यूज लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड इन द बल्ब।
नहीं, उल्टी उल्टी सारी उल्टी बातें कर रहा हूँ। जो मैं सेंसिटिविटी में कह रहा था, अब रेंज में उसका मैं उल्टा कह रहा हूँ। लेस लिक्विड विल एक्सपैंड लेस, and hence mercury level will rise less। क्योंकि कल हमने देखा था डेल्टा वी का फॉर्मूला बीटा वी डेल्टा टी, कि भाई वॉल्यूम के साथ चेंज इन वॉल्यूम का रिलेशन है डायरेक्ट का। आप कम लिक्विड इस्तेमाल करें वो कम एक्सपेंड होगा। मैंने एग्जांपल भी दी थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन अ लाइन से रिलेटेड, बिल्कुल वैसे ही। तीसरा, यूज अ लिक्विड दैट एक्सपैंड्स लेस। सही, कम एक्सपेंशन वाला लिक्विड यूज करें। Less expansion of liquid would give more space for temperature markings। आपके पास रेंज बढ़ा देगा वो। ये फॉर्मूला उमेर याद नहीं करना मेरे बच्चे, मैंने पहले भी बोला था, ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर मैंने लिखा है ताकि आप उसको समझ सकें, तो कुछ नहीं है इसका। उसके बाद अभी हम चले जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और दिसंबर तक समझ लो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। बेटा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये तमाम सारा है। देखो ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी है, डीसी सर्किट्स है, प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मैग्नेटिज्म शुरू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। ये आपके पास 8 चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को पूरा सेक्शन खत्म करते करते आपको दिसंबर तो हो ही जाएगा ना। मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ उमर साहब, आपकी सोच है, अगर मैंने अपना पेस नीचे कर दिया ना, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला। बिल्कुल, इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस शुरू अगर हो जाती हैं 15 सितंबर से, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा शुरू हो जाएगा। मेरा फेवरेट टॉपिक, मेरा फेवरेट पोर्शन वेव्स और थर्मल है वैसे। मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने अपनी आधी इंजीनियरिंग के अंदर थर्मल फिजिक्स पढ़ी है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है, तो कभी हीट ट्रांसफर है, सही है। तो हमारे पास तो ये चीज़ें ज़्यादा आती थी। फोर्सेस वगैरह का चेक कंटेंट इसमें इतना नहीं है, इस वजह से ये समझ लो कि हमने वैसे फोर्सेस वगैरह में बहुत कुछ पढ़ते हैं उसमें। ये है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अच्छा है, मैग्नेटिज्म ज़्यादा मजेदार लगता है मुझे इलेक्ट्रिसिटी के मुकाबले में। मैग्नेटिज्म इज मच मोर फन। इलेक्ट्रिसिटी हमजा को सब पसंद है, क्या बात है। नहीं, सिर्फ थर्मल नहीं पढ़ी, थर्मल के अलावा बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन थर्मल एक बड़ा मेजर कंटेंट होता है हमारा। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी के कंसेप्ट्स हो गए, जितने भी हीट ट्रांसफर्स हो गए, हीट ट्रांसफर 1, हीट ट्रांसफर 2, थर्मोडायनेमिक्स 1, इस तरह की बड़ी चीज़ें पढ़ता था। हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स जो होते थे ना, वो थर्मल से रिलेटेड होते थे। पूछिए दानिया। एरोनॉटिकल की कैनामेटिक जरूरी है। तुम्हारा सवाल मैं नहीं समझा दानियाल, मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपने पढ़ा क्या? जॉब हर जगह मिलती है भाई। बेटा ये कोर्स खत्म होगा आपका मार्च के एंड में, उनके कंटेंट अच्छा खासा है। चले, अब रिलेटिंग सेंसिटिविटी एंड रेंज। तो भाई approach that increases sensitivity
decreases range. इन वाइस वर्सा हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि भाई कभी सेंसिटिविटी तो कभी रेंज। लिख लो चलो। करीब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। हम समझते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जहाज वहाज बनते हैं, ऐसा नहीं है। बेसिक मशीन बॉडी के ऊपर रिसर्च वर्क के अंदर इसका स्कोप आ जाता है। इंडस्ट्री में इतना नहीं है मामला, इंडस्ट्री में कम, रिसर्च वर्क पे ज़्यादा है। बंदा बाहर जा सकते हैं, बाहर चला जाए, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। जो समझ लो एवरग्रीन फील्ड्स होती हैं जिसका इंजीनियर कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता है, वो होते हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और ये था इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के इंजीनियर्स। ये वो इंजीनियर्स होते हैं जो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, हर कंपनी को इनकी ज़रूरत होती है। इसीलिए बंदा प्रेफर ये करता है कि भाई इंजीनियरिंग के अंदर इन चीज़ों पे चला जाए। और इसी तरह एक होता है कंप्यूटर साइंसेस वाले लोग। कंप्यूटर साइंस वाले बोलते हैं मुझे जॉब ना भी मिले तब भी मैं कमा सकता हूँ। इनका फ्रीलांसिंग का सिस्टम, उनका अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह के मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक उनका जो डोमेन ही अलग है, और वो बहुत बड़ा डोमेन है। मतलब कंप्यूटर साइंस अपनी एक अलग ही दुनिया है। ऐसा लगता है इंजीनियरिंग अपनी अलग दुनिया है, इसी तरह कंप्यूटर साइंस अपनी एक अलग दुनिया है। कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस, बंदा पता नहीं क्या कर सकता है। मेरा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए नहीं गया। बाकी मैकेनिकल का मैं थोड़ा बहुत शौक था, इसलिए उसमें चला। अभी मेरे 2 कजन्स हैं, एक ने कर लिया है अपना कंप्यूटर साइंस से इकरा से, एक ज़ाबित से कर रहा है। दोनों ने अपना एक सिस्टम चलाया भाई, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क्स लेते रहते हैं ये लोग, काम करते रहते हैं माशाल्लाह से। पढ़ा भी रहे हैं, वो कोर्सेज सिखा भी रहे हैं, और खुद भी जॉब कर रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं। मुआज़िम डेंटिस्ट की जॉब, अब मैं क्या बोलूँ, मैं डॉक्टर के इस पे पर्सपेक्टिव में ऐसे नहीं जानता। बस एक छोटा सा आइडिया मेरा है कि डेंटिस्ट के पास लोग कम जाते हैं, लेकिन जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं ना तो डेंटिस्ट छोड़ता नहीं है। ये मैंने अब तक देखा है। डेंटिस्ट आपको अच्छा खाला खर्चा बता के छोड़ देगा, वरना डेंटिस्ट के पास इतना ज़्यादा लोग नहीं जाते इतना आपके जनरल अपना हॉस्पिटल्स वगैरह जाना होता है। दानियल मैंने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया भाई। अच्छा मैडम, हम लोग वर्क कर रहे थे वैसे ऑल टेरेन एटीवी के ऊपर, ऑल टेरेन व्हीकल के ऊपर हमारा काम हो रहा था। उसको बाहर के किसी कंपटीशन में लेके जाना था, जा नहीं सके। उस वक्त अमेरिका में कंपटीशन था और खर्चे वर्चे अच्छे खासे आ गए थे हमारे, छोड़ दिया हमने उसको जाने को। है भाई, तो हमारे पास यहाँ पे 4 थर्मोमीटर्स हैं, पी क्यू आर और एस। और मैं ये कहूँगा कि पहले हम इसको इंक्रीजिंग रेंज के ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि भाई सबसे कम रेंज किसकी है, सबसे ज़्यादा रेंज किसकी है। अगर आप देखो तो सबसे, के बल्कि जो एक काम करो, ऑर्डर खुद बना के दो। नहीं था, नहीं, हमने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया था। उसको डिज़ाइन करने के अंदर बहुत एक्सपेंस आ रहा था, मतलब 12-15 लाख रुपए का खर्चा पड़ रहा था, इसलिए हमने उसके ऊपर नहीं कंप्लीट कर सकते। ठीक है, इंक्रीजिंग रेंज का ऑर्डर आ गया मेरे पास एक। बिल्कुल बिल्कुल, मौजूद इंक्रीजिंग रेंज दिखना है। इंक्रीजिंग रेंज इज क्यू पी एस आर। और अगर आपसे कोई बोलता है इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी, इसी को पलट के लिख दो, क्योंकि जिसकी रेंज ज्यादा होती है उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, बिल्कुल वो कम होती चली जाती है। तो अगर इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी कोई बोलता तो आर एस पी, आप देख सकते हो क्यू के अंदर आप छोटे छोटे टेम्परेचर नोट कर पा रहे हो, लेकिन आर के अंदर दूर दूर तक इस चीज का ख्याल नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये वाला सिलसिला आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। फातिमा बेटा, रेंज हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी सबसे पहले,
तो हमने देखा कि भाई सबसे कम रेंज थी वो क्यू की थी, 30 से 40 पे जा रहा था, खाली 10 डिग्री का रेंज दे रहा था। फिर उससे ज़्यादा पी ने रेंज दी 25 से 50, 25 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज मिली। फिर हमें एस में रेंज ज़्यादा मिली 0 से 100, और फिर सबसे ज़्यादा रेंज हमें आर में मिली 0 से 250। चारों थर्मोमीटर सेम लेंथ के, सही। तो ये हमने इंक्रीजिंग रेंज लिख दी। सेंसिटिविटी का मैंने क्या बोला था कि सेंसिटिविटी रेंज के इनवर्स पे चलती है। जिन तरीकों से रेंज बढ़ती है उससे सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, आप क्यू के अंदर 30 और 35 के दरमियान में कितने बड़े बड़े गैप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड मार्क कर रहे हो कि भाई ये 31, ये 32, 33, और 30 और 31 के दरमियान में भी आपके पास अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है जिसमें आप और टेम्परेचर मार्क कर सकते हो। लेकिन आर में देखो 0 और 50 के दरमियान में आपके पास स्पेस ही नहीं है। अब कहाँ थोड़े टेम्परेचर मार्क करोगे? मुश्किल से इसमें ज्यादा हुआ तो 10, 20, 30, 40 मार्क होगा बस। 10, 20, 30, 40 बस खत्म, 50 आ गया। इसके और मजीद छोटे डिविजन आप नहीं बना सकते। तो इसलिए आर की सेंसिटिविटी सबसे कम है और एस की और क्यू की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा है। तो जो ऑर्डर रेंज का था उसका उल्टा ऑर्डर आपका सेंसिटिविटी का बन गया। जो अब यहाँ पे है सर, एक क्वेश्चन है सर, सेंसिटिविटी किधर मेंशन हुई है? सेंसिटिविटी बेटा मेंशन थोड़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ तो हमें हमसे जजमेंट करनी है, हम खुद देखते हुए कि सेंसिटिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। सर हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी, प्लीज एक्सप्लेन। बेटा गैप को देखा करो, दो टेम्परेचर मार्किंग के दरमियान का गैप देखो। अगर गैप ज्यादा है तो उसका मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा है। अगर गैप कम है दो मार्किंग के दरमियान में तो उसका मतलब आपकी सेंसिटिविटी कम हो रही है। दो सिमिलर टेम्परेचर देखो, जैसे 0 से 10 का गैप देखो एक में और 0 से 10 का गैप देखो दूसरे में, आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई जिसमें गैप ज्यादा होगा उसमें सेंसिटिविटी आपकी ज्यादा होगी, और जिसमें गैप कम होगा उसमें सेंसिटिविटी आपकी कम होगी। हाँ टेम्परेचर तो बिल्कुल इंक्रीज होगा वहां पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होगा ना। अरे इसके सिलसिले में तो मुझसे बाद में ज़रा डिस्कस करना, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस वगैरह और इसके प्रोसीजर के बारे में, तो मैं बता दूँ। हमजा बेटा बोल तो रहा हूँ मैं, और अब क्यों आवाज़ नहीं आएगी आपको? दिस इज़ फॉर हमजा, लीव एंड रीजॉइन। आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब बात होगी हमारी डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर्स के, कि क्या फ़र्क है दोनों के, इनके फीचर्स, इनके स्ट्रक्चर, तमाम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर्स। The very first difference that we have in a laboratory and a clinical thermometer is basically the shape of the thermometer itself. ठीक है, आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अगर आप देखो और क्लिनिकल थर्मोमीटर को देखो तो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। मैं इसकी डायग्राम दिखा के वो दिखा देता हूँ, एक्चुअल डायग्राम। एक मिनट रुक जाइएगा, मैं ज़रा
ऐसे होते हैं आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। सही, देयर आर डिफरेंट लेंथ्स एंड साइजेस। सबसे बड़ा थर्मोमीटर आपके पास यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, जो -10 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज रखा हुआ है। तो दे आर क्वाइट लॉन्ग, जैसे मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर इन लेंथ अप्रोक्सीमेटली। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के शेप ये होता है। बाकी क्लिनिकल थर्मोमीटर तो आपके सामने ये बना हुआ ही है। जनरली इस तरह के आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर्स होते हैं, वो सबने हमने देखे हुए हैं वैसे भी घरों के अंदर। इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे बेटा, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। तो अब अगर मैं लेबोरेटरी और क्लिनिकल के दरमियान में डिफरेंस देना शुरू करूँ तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आ गया, दूसरा डिफरेंस होता है इसकी रेंज का। सही, रेंज का डिफरेंस ये होता है कि भाई लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं जनरली, जबकि क्लिनिकल 36 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं। दूसरा जो डिफरेंस आता है आपके पास वो आता है इनके चलो के बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब में लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आप कहते हो कि बोर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब is fine and uniform। यहाँ फाइन का मतलब खैरियत नहीं है, यहाँ फाइन का मतलब बारीक है। सही, जैसे फाइन आटा होता है ना तो ये उसमें होता है बारीक आटा होता है वो बहुत ज्यादा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो फाइन है इसका मतलब इट्स वेरी थिन। सही, बहुत स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें। और बोर बोलते हैं कैविटी को, होल को। जैसे कुछ इलाकों के अंदर आपने देखा होगा आजकल बोरिंग हुई थी, पानी वगैरह ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो बोरिंग करवाते हैं। बोरिंग में क्या होता है, दे यूज अ ड्रिल एंड दे ड्रिल अ होल इनसाइड द ग्राउंड। So that drilling of a hole inside the ground is basically called boring. So bore is a vertical cavity. It's a cylindrical cavity that is produced. हाँ, cavity teeth वाली boring भी कह सकते हो। बेटा अरीब, डिजिटल थर्मोमीटर्स लिक्विड पे काम नहीं करते। डिजिटल थर्मोमीटर्स के अंदर आपके थर्मल सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और थर्मल सेंसर्स सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए होते हैं, जिनका रिस्पांस और उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत छोटे छोटे वेरिएशंस को वो जज कर सकते हैं, इसलिए इतने छोटे होने के बावजूद भी वो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी देते हैं। ये तो फिर इतना बड़ा है, इससे भी बहुत छोटे छोटे थर्मल सेंसर्स आते हैं, वो तो हैंडलिंग के लिए आसान बनाए गए। समझा किस चीज़ की एग्जाम्पल समझ नहीं आई? बेटा बोर बोलते हैं होल ड्रिल करने को, एक वर्टिकल सिलिंड्रिकल होल जो होता है ना उसको बोर बोलते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि बोर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज फाइन एंड यूनिफॉर्म, इसका मतलब ये है कि जो बोर आपके कैपिलरी ट्यूब का बना हुआ है वो बहुत बारीक सा है, और यूनिफॉर्म होने का मतलब ये कि उसके एरिया में कहीं कोई कमी या कहीं कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा, एक ही थिकनेस का है शुरू से लेके आखिर तक। इसको मैं लिख देता हूँ, फाइन vertical bore and uniform means same cross sectional area throughout। शुरू से आखिर तक उसका जो एरिया होता है वो एक जैसा मिलता है। क्योंकि हमारे जो डिजिटल थर्मोमीटर्स होते हैं ना उसकी रेंज हमने ज़्यादा नहीं रखी हुई होती। अब आपके पास इंडस्ट्रीज़ की भी यानी एक जनरल हैंडलिंग के लिए आपकी जो लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर्स हैं वो कंपैरेटिवली सस्ते भी पड़ते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर्स लॉन्ग रेंजेस के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ते हैं, इसलिए इंडस्ट्री आपके लैब्स के अंदर कॉमनली वो यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, अगर आपके पास लॉन्ग रेंज वाले डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं तो आप इंडस्ट्री में कंपनीज के अंदर या लैब्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। डिजिटल थर्मोमीटर्स में मसला ये होता है क्योंकि प्रोग्रामिंग के ऊपर चीज़ चल रही होती है या सेंसिंग के ऊपर चीज़ चल रही होती है, तो अक्सर लोगों को उसके ऊपर ये होता है कि भाई ये वैल्यू हो सकता है कि किसी एरर की वजह से या बैटरी ख़राब होने की वजह से फ्लक्चुएटिंग दे सकता है या डिफरेंट दे सकता है। ये ऐसे ही जैसे ब्लड प्रेशर की मशीन्स डिजिटल पे लोग अक्सर भरोसा नहीं करते। सही, दे यूज़ एनालॉग ब्लड प्रेशर मशीन्स मोर ऑफन, क्योंकि उन्हें पता है कि हम खुद मेजरमेंट कर रहे हैं
हमें पता है कि आंसर ठीक आ रहा है। डिजिटल में यू डू नॉट नो कि वेयर इज द लिक्विड लेवल और व्हाट वेयर इज द मर्करी लेवल और ब्लड प्रेशर कैसे आ रहा है, आपको कुछ नहीं पता, बस आपको रीडिंग दिखती है। तो पीपल फील हैंडीकैप्ड इन दैट। और जब बेटा कैविटी मैंने बताई थी थर्मोमीटर के अंदर ये जो होल जनरेट हुआ हुआ होता है ना, ये जो होल जनरेट हुआ हुआ है, देखो व्हाइट कलर की जो ट्यूब अंदर नजर आ रही है आपको, दिस वन, ये बोर कहलाता है। लिक्विड इसमें राइज करता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में बोर फाइन तो होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। बोर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज फाइन, यूनिफॉर्म नहीं बोलते उसको। अच्छा, यूनिफॉर्म क्यों नहीं बोलते, ये गौर करो यहाँ पे, ये एक जंप सा आया है कैपिलरी ट्यूब के अंदर जिसको कंस्ट्रक्शन बोला गया, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में मिलता है। क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह सेम नहीं होता, बीच में एकदम से एक जंप आया हुआ होता है, इसकी बड़ी अहमियत है। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में इस तरह की कोई चीज नहीं होती, देयर इज नो कंस्ट्रक्शन। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में कंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट्स। कंस्ट्रक्शन का काम ये होता है कि जब आप थर्मोमीटर को फॉर एग्जांपल अपने माउथ में आपने प्लेस किया बॉडी टेम्परेचर नोट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर की वजह से थर्मोमीटर का लिक्विड राइज कर गया। जब थर्मोमीटर का लिक्विड राइज कर गया आपके पास, सही है, और आप अपने माउथ से थर्मोमीटर को बाहर निकालते हो, तो अब उस थर्मोमीटर बल्ब के अराउंड रूम टेम्परेचर आ गया। पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर था, सही है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर रूम से ज़्यादा था, तो वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नोट कर रहा था थर्मोमीटर। जैसे ही आपने थर्मोमीटर माउथ से बाहर निकाला, अब वो रूम का टेम्परेचर नोट करना शुरू कर देगा। अब रूम का टेम्परेचर है कम, तो लिक्विड लेवल क्या होगा, लिक्विड लेवल ड्रॉप करना शुरू कर देगा। तो जब लिक्विड लेवल ड्रॉप करेगा, अब मसला ये बंदा नोट कैसे करे थर्मोमीटर की रीडिंग पे। भाई माउथ पे रखा हुआ है तो बॉडी का टेम्परेचर आ रहा है, जैसे ही माउथ से बाहर निकाला टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो गया, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर मेजर कर रहा है। तो अब मसला आ गया, भाई ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि माउथ में भी लगाया हुआ है और टेढ़ा करके आंखें देख रहे हैं यार क्या बॉडी टेम्परेचर है, किसी को बोला कि भाई तेरा टेम्परेचर तो नोट करो, मेरी बॉडी का कितना है, माउथ से बाहर निकालूंगा तो टेम्परेचर गिर जाएगा। इस मसले का हल निकाला उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। तो मेरे सामने कहा यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना दो। स्पीड ब्रेकर क्या करेगा, जब लिक्विड फिल होता है ना थर्मोमीटर के कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो वो लिक्विड इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर से वो तवा गुजर जाता है, ये फिल होता हुआ यहाँ से इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर से होता हुआ चला जाता है, सही, और जहां तक भी आप चाहते हो वहां तक वो पहुंच जाता है। ऐसा आएगा तो भाई यहाँ तक आ गया। जब आप माउथ में से थर्मोमीटर बाहर निकालोगे, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो जंप होता है ना, ये क्या करता है, ये लिक्विड कॉलम को कर देता है ब्रेक, सही, ये लिक्विड कॉलम को कर देता है ब्रेक। इस पतले से एरिया की वजह से जो इसके पीछे वाला हिस्सा होता है ना, मतलब ये वाला हिस्सा, यहाँ का लिक्विड वापस गिर जाता है और आगे वाला लिक्विड आगे ही रह जाता है। इसीलिए जब आप माउथ से थर्मोमीटर बाहर निकालते हो और दोबारा कभी कोई टेम्परेचर नोट करना होता है, तो आप थर्मोमीटर को जर्क देते हो, आप झटकते हो उसको, सही है। आप झटकते इसलिए हो ताकि जो लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर रह गया था वो वापस बल्ब के अंदर चला जाए। और आप देखते भी वैसा होता हो कि जब आप उसको झटकते हो तो टेम्परेचर वापस आपके बल्ब के अंदर, सारा लिक्विड कॉलम जो है वो आपके बल्ब के अंदर चला जाए। आप ब्रेक नहीं करते, वो खुद ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये पतला सा एरिया होता है कंस्ट्रक्शन का। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पीछे का लिक्विड होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, तो पीछे का लिक्विड अलग चला जाता है, आगे का लिक्विड से उसका कॉन्टैक्ट टूट जाता है। ये ऐसा है कि पानी की एक बूंद पड़ी हुई है, उसको या थोड़ा सा पानी पड़ा है, आपने उसको बीच में से सेपरेट कर दिया, थोड़ा सा पानी अलग हो गया, थोड़ा सा पानी अलग हो गया। पानी में ऑब्जर्वेशन इसलिए कम होती है क्योंकि पानी में सेपरेट करना मुश्किल है। मरकरी में ये ऑब्जर्वेशन ज़्यादा आसान हो जाती है कि मरकरी के मॉलिक्यूल की आपसी फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करते हो ना, जंप बनाते हो, एक साइड के मॉलिक्यूल्स एक तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अगली साइड के मॉलिक्यूल्स अगली तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन का पर्पस भी हम यहाँ लिख देते हैं,
It breaks the mercury thread and prevents it from falling back into the bulb. सही, इससे रीडिंग लेना आसान हो जाता। जो पुराने वाले क्लिनिकल थर्मोमीटर्स थे उनका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अगर आप उसको बैक से देखो, इस साइड से ऑब्जर्व करो अगर थर्मोमीटर को, तो आपको ऐसा दिखेगा, ट्रायंगुलर बॉडी। अब तो खैर वाइट वाले आ रहे हैं, उसका कैपिलरी ट्यूब काफ़ी थिक होता है, तो उसमें इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहले जो हुआ करते थे उनका पियर शेप क्रॉस सेक्शन हुआ करता है, जबकि लिक्विड इन ग्लास आपके जो लेबोरेटरी के होते हैं उनका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। उनका कैपिलरी ट्यूब इन येलो वाले थर्मोमीटर से, जो मर्करी थर्मोमीटर्स आपके घरों में यूज होते थे क्लिनिकल वंस, उससे ज़्यादा होता था उसका कैपिलरी ट्यूब। उसमें देखने में मसला नहीं होता था, आप आराम से नोट कर सकते थे कि भाई टेम्परेचर लिक्विड लेवल कहाँ पे। इतना पतला कैपिलरी ट्यूब नहीं होता था कि नजर ही ना आ रहा हो कि लिक्विड कहाँ तक फिल हुआ। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का आपके पास जो क्रॉस सेक्शन होता था वो सर्कुलर होता था। तो ये कुछ कहने की डिफरेंस आपके लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के। आप डायग्राम बना के भी डिफरेंस दिखा सकते हो, आप लिख के भी डिफरेंस दिखा सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि रिटन के अंदर जरूर शो करो। बोलिए शागल, आपका सवाल है कोई? सर मैं पूछ रहा हूँ, ये जो लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर होते हैं तो इनके अंदर ये कंस्ट्रक्शन नहीं होती, तो इनका वो जो होता है जब टेम्परेचर नोट करते हैं तो वो नहीं गिरता? वो गिरता है, इसीलिए इनके लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के अंदर टेम्परेचर नोट करते हुए आपको उस कंटेनर के अंदर थर्मोमीटर रखे रहना पड़ता है। जैसे अगर मैं बीकर में पानी हीट अप कर रहा हूँ या कोई रिएक्शन हो रहा है, मुझे उसका टेम्परेचर नोट करना है, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट द थर्मोमीटर इज केप्ट इनसाइड द बीकर। अगर मैं उसको बाहर निकालूंगा उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। उसमें कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं डाली गई क्योंकि वो होते हैं साइज में बड़े, उनको आप झटक नहीं सकते इतनी आसानी से, वो टूट जाएंगे, लग जाएंगे कहीं ना कहीं से तो लाजमी टूटेंगे, इसलिए उन्हें कंस्ट्रक्शन नहीं डाली जाती। लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के अंदर टेम्परेचर नोट करने के लिए आपको रियल टाइम मेजरमेंट्स करनी होती है। मतलब ये नहीं कि छोड़ के चले गए कि भाई मैक्सिमम टेम्परेचर खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा, नहीं, आप देखते रहते हो उसको कंटेनर में रख के और आपको पता चलता रहता है अच्छा भाई ये टेम्परेचर, रिएक्शन का टेम्परेचर गिरेगा तो थर्मोमीटर के अंदर भी आपको ड्रॉप नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप रिएक्शन कंटेनर में से बाहर निकाल लोगे तब भी लिक्विड लेवल ड्रॉप होता हुआ आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अरे एक एस रह गया मेरे बच्चे, एक एस रह गया यार, जान लोगे क्या अब तुम्हें? शेयर कंस्ट्रक्शन में क्या बात समझनी है बेटा? पियर शेड क्रॉस सेक्शन एरिया भी समझ नहीं आया? अच्छा भाई एक मिनट, आपको दिखा देते हैं। देखो ये आपके पुराने वाले क्लिनिक लेबोरेटरी वो थर्मोमीटर्स, क्लिनिकल थर्मोमीटर्स येलो कलर के जो होते हैं ना,
ये हो गया, इस तरह का हो गया। इनका जो शेप होता था ना बेटा, ये ट्राइंगुलर शेप होते थे। अभी अगर आपने देखे हो तो इनका शेप जो होता था वो ट्राइंगल के फॉर्म में होता था। और तो इस ट्राइंगुलर शेप को ना मैं पियर शेप बोल रहा हूँ। शायद बेटा मैंने बताया तो था कि आपके जो अभी लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो साइज में इतने बड़े होते हैं कि उनके अंदर कंस्ट्रक्शन डाल के उसकी आप शेक करने की पॉसिबिलिटी को नहीं अलाउ कर सकते, तो टूट जाएंगे थर्मोमीटर्स आपके इस तरीके से। शागिल कोई सवाल है आपका? शागिल कोई सवाल है आपका? सर आ ही नहीं रहा रेज हैंड। क्या चीज? ये हैंड रेज जाके ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो रहा है सर अरे मेरे ये पास। साइड में ऑप्शन मैं लोअर कर देता हूँ बस, चलो। जी। चलो खैर, ये चीज़ हो गई आपकी लेबोरेटरी के अंदर बात। अब आ जाता है आपके पास थर्मोकपल थर्मोमीटर्स। 2 मिनट सांस लो, मुझे भी सांस लेने दो। नहीं मैंने पी लिया पानी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जनाब, अब ये है हमारा थर्मोकपल थर्मोमीटर्स। ये समझ लो लास्ट टॉपिक है उसके लिहाज से, और फिर उसके आगे थर्मल एक्सपेंशन है जो कि 2 मिनट की चीज़ होती है। फील नहीं आ रही कि आज ये मुकम्मल होगा क्योंकि तुम लोगों की केमिस्ट्री की क्लास भी शुरू हो जाती है। थर्मोकपल थर्मोमीटर्स इंडस्ट्रियली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले थर्मोमीटर्स हैं। उसकी वजह यह है कि ये थर्मोकपल थर्मोमीटर्स रिस्पॉन्सिवनेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे बने हुए होते हैं ये थर्मोकपल थर्मोमीटर? असल में उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, 2 वायर्स और एक वोल्ट मीटर। थर्मोकपल थर्मोमीटर्स में 3 चीज़ें होती हैं, 2 वायर्स होते हैं और एक वोल्ट मीटर होता है। एक वायर एक अलग मटेरियल का होता है, अगला वायर दूसरे मटेरियल का होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर दूँ तो एक वायर ये आ गया, अगला वायर यहाँ पे आ गया, और इन दोनों के दरमियान में लगा हुआ होता है एक अदद वोल्ट मीटर। एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अच्छा, में ये काम कैसे करता है? ये काम करता है कि थर्मोकपल थर्मोमीटर्स में जो जंक्शंस होते हैं, जंक्शन समझते हो? तमाम तालीमी इदारे 8 अक्टूबर से खोले जाएंगे। क्या हो गया बेटा शयान? सर सब नशे में है क्या?
तो ये काम इस तरह से कर रहा होता है कि आपके पास एक जंक्शन हायर टेम्परेचर पर रखा जाता है और एक जंक्शन लोअर टेम्परेचर पर रखा जाता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करता है। एक जंक्शन को आप रेफरेंस टेम्परेचर पर रखते हो, जैसे मिसाल के तौर पे ये है मेरा कोल्ड जंक्शन। कोल्ड जंक्शन होता है रेफरेंस जंक्शन। यानी भाई मैं टेम्परेचर मेजर करूंगा इसके मुकाबले में, तो हम क्या करते हैं अक्सर उसको उठा के रख देते हैं पिघलती हुई बर्फ के अंदर। क्यों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो कंपेयर एक ऐसे टेम्परेचर से किया जाता है जो ऑलरेडी 0 है, ताकि अगला टेम्परेचर की जो रीडिंग आए वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो उसकी। मतलब अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस नोट कर रहा हूँ इस थर्मोमीटर की मदद से, ये थर्मल टेम्परेचर डिफरेंस बताता है आपको, तो अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस नोट कर रहा हूँ तो मैं 0 से डिफरेंस निकालूं तो मेरे लिए आसानी है ना, क्योंकि जब मैं 0 से डिफरेंस निकालूंगा मुझे एब्सोल्यूट टेम्परेचर मिल जाएगा उस बॉडी का। वरना अगर मैं इस बॉडी को रखता 100 के ऊपर और अगली बॉडी मेरी होती 200 के ऊपर, तो मुझे जो टेम्परेचर डिफरेंस मिलता यहाँ पे रीडिंग के अंदर वो 100 का मिलता। अब मैं बोलता कि अच्छा भाई 100 का डिफरेंस आया है, इनिशियल एक रेफरेंस में भी 100 था, तो मेरे पास इन दोनों को प्लस करूँ तो 200 बनेगा। लेकिन उससे बेहतर आसान क्या रास्ता था भाई, अगर मैं इसको 0 रखता और अननोन टेम्परेचर नोट करता और उसका आंसर मुझे 200 मिलता, तो मुझे कंफर्म होता कि इसका ओरिजिनल टेम्परेचर भी 200 ही है, क्योंकि जो डिफरेंस निकलना है वो 0 से निकलना है। 0 से डिफरेंस निकलने का मतलब यही है कि भाई जो एक्चुअल वैल्यू वही आपका आंसर, डिफरेंस विल बी एब्सोल्यूट। तो ये हम थोड़ी सी होशियारी करते हैं इसके अंदर, हमारे काम का फायदा हो जाता है। दूसरा जंक्शन जो होता है ना वो रखा जाता है एक अननोन टेम्परेचर के अंदर, भाई जिसका टेम्परेचर आपको नहीं पता, आपको मालूम करना है। आपने उस कंटेनर में उठा के रख दिया, पूरा जंक्शन आप सबमर्ज कर देते हो, इसको आप दूसरे अल्फाज में बोलते हो हॉट जंक्शन। दिस इज योर अननोन टेम्परेचर। हमारे सिलेबस में जो थर्मोकपल है ना वो हमें टेम्परेचर नहीं देता डायरेक्टली, वो हमें वोल्टेज देता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा दोनों बॉडीज में उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, और उस वोल्टेज की मदद से आप इस अननोन टेम्परेचर का पता लगाते हैं। वोल्टेज की मदद से आप उस अननोन टेम्परेचर का पता लगाते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है मैं आज की क्लास में जिक्र नहीं कर रहा, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि मुझे तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे इस बात में। अभी आपकी केमिस्ट्री की भी क्लास है, तो मैं भी इसको यहीं पे रोक देता हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर आप केमिस्ट्री की क्लास में जा सको। ठीक है ना? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थर्मोमीटर का पूरा मुकम्मल करके चैप्टर वगैरह सिलेबस पास पेपर्स वगैरह करके थर्मोमीटर को वाइंड अप कर देंगे, फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे अपने अगले सेक्शन यानी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, चलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।